जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। घर जाके आपने सिर्फ एक सफ़ा पढ़ा। आपने पहले पढ़ा कॉन्सेंट किसे कहते हैं, फिर आपने पढ़ा फ्री कॉन्सेंट किसे कहते हैं। कॉन्सेंट का मतलब क्या था? जब दो बंदे एक ही चीज़ पे एक ही तरह से मान रहे हो, एक ही चीज़ को एग्री कर रहे हो, तो हम इसे कहेंगे कॉन्सेंट है। और फ्री कॉन्सेंट क्या है? आज़ाद रजामंदी, एक ऐसी रजामंदी जो किसी वजह से बाइस्ड नहीं है। और हमने कहा आज़ाद रजामंदी वो होती है जिसमें ये 5 मसले ना हो। इन 5 नामों का तस्करा करेंगे किबला। कौन से 5 नाम? जी, 5 चीज़ें ना हो तो कॉन्सेंट फ्री होती है। इर्द गिर्द की 3 आवाज़ें तब तक मुझे आ चुकी हैं भाई, में घबराहट पाई जाती है। भाई से पीछे वाले भाई। कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक। वेरी गुड। ये 5 चीज़ें हैं। अगर ये आपके इन 5 में से कोई भी एक मसला हो तो हम कहेंगे आपकी कॉन्सेंट फ्री नहीं है। तो कॉन्सेंट तब फ्री होती है व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय दिस। इनकी वजह से ना हो तो हम कहेंगे वो फ्री है। अगर फ्री कॉन्सेंट नहीं है तो इफेक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर फ्री कॉन्सेंट नहीं है, वॉइडेबल हो जाएगा। लेकिन ये जुमला थोड़ा सा मजीद कंप्लीट करना होगा। वॉइडेबल हो जाएगा अगर उन 4 में से कोई होगा। 5 मसले हैं ना, 5 में से जो मिस्टेक है ना, मिस्टेक अगर 2 साइडेड है तो वॉइड है। और उसके अलावा फिर हम मिस्टेक में जाके पढ़ेंगे कि कब वो वैलिड होता है, कब वॉइड होता है। लेकिन बाकी 4 में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे हो जाएगा? किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल? जो क्वेश्चन होगा, अंडर इन्फ्लुएंस होगा और फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। ये 4 होंगे तो वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है कि अगर उसमें कुछ लोग कहें कि इसे कैंसिल कर दो तो कुछ की बात मानी जाएगी, कुछ की नहीं मानी जाएगी। और उस कुछ से मुराद होता है मजलूम, तो एग्रीव पार्टी। तो इन 4 में एग्रीव पार्टी अगर कह देगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कैंसिल। और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो उसके बाद क्या एग्रीव पार्टी का भी कोई फ़र्ज़ है? क्या फ़र्ज़ है? अगर उसने कोई एडवांस लिया हुआ है, कोई पैसे वगैरह लिए हुए हैं, तो वो भी उसने वापस करना है। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और अपनी चीज़ रख के भूल जाए कि नहीं जी ये तो मैंने वापस नहीं करनी, तो फिर आपने जालिम के साथ भी जुल्म नहीं करना। तो अगर एक शख्स मजलूम डिक्लेयर हो जाए तो उसको अदालत ही इजाज़त दे देगी कि आप इसको वॉइड कर सकते हैं। और अगर वो वॉइड कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा और दोनों पार्टीज़ ने जिसको जो बेनिफिट दिए हैं वो बेनिफिट वापस ले लिए जाएंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? सब क्लियर है जी? जी, अब अगेन एक रूल होता है कि अगर बेनिफिट रीस्टोर ना हो सके, इसकी एक एक्सेप्शन होती है। हमारे सिलेबस ने नहीं बताई और जो इन्हें बतानी चाहिए थी। रूल ये है कि अगर बेनिफिट रीस्टोर ना हो सके, अगर वो चीज़ जो एक दूसरे की तरफ फ्लो कर गई अगर वो वापस नहीं ली जा सकती, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हैं और पेनल्टीज़ वगैरह चार्ज कर लेते हैं, रादर देन कि हम कॉन्ट्रैक्ट को सिरे से ही ख़त्म कर दें। लेकिन हमारी किताब थोड़ी सी साइलेंट है, उसने ये वाली बात नहीं बताई। ये एक मशहूर एक्सेप्शन है कि जब बेनिफिट रीस्टोर ना हो सके तो फिर अब आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते, आप फिर अदालत में जाके जुर्मानों की तरफ जाते हैं कि अच्छा भाई मेरा इतना नुकसान हुआ, मुझे ये नुकसान अदा कर दिया जाए। जी, ये जो शुरू वाली बातें हैं। नहीं, क्वेश्चन तो बाद में, आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना। क्वेश्चन से पीछे पीछे अभी तक हमने डिस्कशन की है, रिकैप किया है। यहाँ तक कोई सवाल? जी, मिस्टेक के ऊपर उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि मिस्टेक किस नेचर की है। आपको याद होगा मैंने आपको कहा कि मिस्टेक को हमेशा आपने कहना है 2 साइडेड मिस्टेक। 2 साइडेड मिस्टेक हमेशा वॉइड होती है। 1 साइडेड मिस्टेक हो, उस तरह की मिस्टेक हो, उस तरह की मिस्टेक हो, तो क्या होगा, एक पूरा फ्लो चार्ट हम पढ़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ कंक्रीट बात नहीं की। उन्होंने कहा मिस्टेक से वॉइडेबल नहीं होगा, डिपेंड करता है मिस्टेक कौन सी नोयत की हुई है। तो मिस्टेक में जाके हम देखेंगे कि कौन सी मिस्टेक वॉइड होती है, कौन सी वॉइडेबल होती है, कौन सी किस तरह से होती है। जी, अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब है कि जहां आप किसी को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के आप दूसरे को थोड़ा सा वो कर रहे हैं, नीचे दबा रहे हैं और दूसरे की विल ज़बरदस्ती उसकी रजामंदी ले रहे हैं। लेकिन ये कोर्शन वाला ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ये इखलाकी ज़ोर ज़बरदस्ती। आज हमने उसी के ऊपर बात करनी है। अभी मैंने आपको बताया था कि इन 5 पे डिटेल में मैं नहीं गया। अब मैंने आपको कहा मिसरिप्रेजेंटेशन होता है गलती से होने वाला फ्रॉड। अब ये गलती से होने वाला फ्रॉड से क्या मुराद है, अभी हम उस गहराई में नहीं उतरे। जी,
कोर्शन की तरफ चलते हैं। कोर्शन की डेफिनेशन क्लियर है? 4 में से कोई एक मसला जी। अनलॉफुल डिटेन का मतलब है डिटेन, कब्जे में ले लेना। अनलॉफुल का मतलब है गैर कानूनी। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि कंपनी ने रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला किया था और रजिस्ट्रार ने आके उसका एक डॉक्यूमेंट जब्त कर लिया, तो ये लॉफुल डिटेनिंग है। एक बंदे ने चोरी की थी, बदमाशी की थी और पुलिस ने आके उसको डिटेन कर लिया, ये लॉफुल है। अनलॉफुल डिटेनिंग का मतलब है कि कानून ने इजाजत नहीं दी थी और आपने कोई चीज अपने कब्जे में कर लिया। अभी कोई चीज से मुराद क्या है, या उन्होंने कहा है कि एसेट्स। तो अगर कोई किसी के एसेट्स जब्त कर ले, कब्जा कर ले, या उसको धमकाए कि तुम्हारे ये एसेट मैं छीन लूंगा, मैं इन पर कब्जा कर लूंगा, तो ये धमकी या एक्चुअल में कब्जा कर लेना इस इरादे से कि दूसरे को आप घबरा के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना चाह रहे हैं, तो ये कोर्शन कहलाएगा। तो कोर्शन में 4 चीजें थी। जुर्म करे, जुर्म उसे कहते हैं जो पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक जुर्म होता है। जुर्म करे, जुर्म करने की धमकी दे, अनलॉफुल डिटेनिंग करे एसेट्स की, या धमकी दे। इन चारों में से कोई एक भी काम अगर कर लेता है विद एन इंटेंशन कि दूसरे बंदे को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाए, एंटर किया जाए, तो ये कोर्शन कहलाता है। इस डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन? डेफिनेशन क्लियर है। हम थोड़ा सा आगे गए, हमने कहा कोर्शन कहीं से भी आ सकती है और कहीं को भी जा सकती है। कंसिडरेशन हमने कहा था कि जरूरी नहीं कि 2 पार्टीज एक दूसरे को कंसिडरेशन दें, बाहर का बंदा भी दे सकता है, और जरूरी नहीं कि ये एक दूसरे को कंसिडरेशन दें, ये किसी बाहर के बंदे को कंसिडरेशन भी दे सकते हैं। तो कोर्शन में भी जरूरी नहीं कि 2 पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ जोर जबरदस्ती करें। हो सकता है किसी तीसरे स्ट्रेंजर अजनबी को बुला के वो जोर जबरदस्ती करवा ली जाए, और जरूरी नहीं कि जोर जबरदस्ती उसी पार्टी पे हो सकता है किसी और पर्सन के ऊपर भी हो। तो कहने का मतलब है जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो एक दूसरे पे भी कोर्शन कर सकते हैं और किसी थर्ड पर्सन पे भी कोर्शन कर सकते हैं, और कोई थर्ड पर्सन भी इनके कहने पे इनके ऊपर कोर्शन कर सकता है। तो वो जो सेंटेंस लिखा हुआ था वो समझ आ रहा है? कोर्शन किसी के अगेंस्ट भी इम्प्लाई की जा सकती है और कोई भी कर सकता है, इवन कोई स्ट्रेंजर भी बीच में आ सकता है। स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी नहीं है, स्ट्रेंजर का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट से अजनबी। यानी मैं कहूँ कि अगर ए ने बी के बजाय बी के बेटे को वो किया, परेशान किया, उसकी कनपट्टी पे रिवॉल्वर रखा, तो बी का बच्चा स्ट्रेंजर है इस कॉन्ट्रैक्ट में। ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो स्ट्रेंजर से मुराद है वो शख्स जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। जी अब अगेन वही बात है कि अगर बी उसकी वजह से घबरा जाता है तो वो कोर्शन ही है। कोर्शन जोर ज़बरदस्ती डायरेक्टली पार्टी पे भी हो सकती है, पार्टी के किसी इर्द गिर्द वाले बंदे पे भी हो सकती है। डायरेक्ट पार्टी भी कर सकती है और पार्टी का कोई दोस्त यार भी कर सकता है, तो कर भी कोई सकता है और हो भी किसी पे सकती है। डन। फिर हमने कहा था कि कोर्शन पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक जुर्म है ना, तो अगर दुनिया के किसी इलाके में ऐसी चीज़ हुई हो जिसको हम कोर्शन कहें और वहाँ वो कोर्शन ना हो तो हम उसे कोर्शन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान की अदालत में केस आ गया क्योंकि पाकिस्तान में हम उसको कोर्शन कहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे उसको कोर्शन के मुताबिक डील करेंगे। तो अब यहाँ पे ये दलील नहीं दी जा सकती जी सिंगापुर में तो उसको कोर्शन नहीं कहते, आप इसे क्यों कोर्शन कह रहे हैं। तो हम कहेंगे भाई फिर सिंगापुर ही रहना था, फिर पाकिस्तान क्यों आए हो। तो अगर पाकिस्तान आया और पाकिस्तान की अदालत में केस आया तो पाकिस्तान की अदालत पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक ये फैसला करेगी कता ताल्लुक इसके कि उस मुल्क में हमारा कोड एप्लीकेबल था या नहीं था, हम इसको इग्नोर कर देंगे। हम कहेंगे केस कहाँ हुआ है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान में दफ़ा ताज़ीरात पाकिस्तान चलती हैं, तो यहाँ पे आप इसके मुताबिक चलेंगे। कोर्शन में कोई सवाल? जी सर इंडायरेक्ट क्वेश्चन हो सकती है, यानी आप उसको किसी दूसरी चीज़ के लिए एग्री करवाना चाह रहे थे लेकिन वो आपको कोई दूसरी चीज़ देने पे एग्री होते हैं और आप मान रहे। देखिए अगेन वही वाली बात हो गई ना कि आप जब किसी पे कोर्शन कर रहे हैं तो आप उसको उस चीज़ के लिए एग्री कर रहे हैं जो वो नहीं चाहता। कहाँ पे चाहेगा कि 235 रुपये में 10,000 लीटर दे दे। तो कोर्शन आई ही इसलिए है कि आप उसे डरा के एक गलत चीज़ पे मनवा लें उसको। जैसे आप 2 प्लॉट्स हैं, हम उसको एक प्लॉट के लिए एग्री करना चाह रहे थे, हमें नहीं पता उसके पास दूसरा प्लॉट भी है। ठीक है, हम उससे उसको क्वेश्चन करके उसको ये कहते हैं कि प्लॉट हमें दे दे, लेकिन वो कहता है कि मैं ये नहीं देना चाहता, अगर आप वो चाहते तो वो ले। ठीक है, तो इसका मतलब है तो फिर काउंटर ऑफर शुरू हो गई ना, यानी कि हाँ मतलब बस आपने क्वेश्चन की, उसने कहा नहीं जी आओ बैठ के कुछ और बात कर लेते हैं। अब बैठ के अगर आपस में ऐसी बात हो रही है जो बगैर डर के हो रही है तो फिर वो क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर वहाँ डर इन्वॉल्व है, खौफ इन्वॉल्व है, जी अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है।
तो अगर एक बंदा, इसीलिए मैंने अपनी एग्जांपल में कम से कम 235 रुपये रखे, जीरो कंसिडरेशन नहीं रखा, कि क्वेश्चन करने वाले को भी इतनी तो पता है बात कि अगर जीरो होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही फारिग हो जाएगा। और जाहिर है उन दो के दरमियान नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो साबित नहीं हो रहा, जो एक दूसरे की कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख रहे हैं। क्वेश्चन के इफेक्ट्स क्या थे भला? वही इफेक्ट जो हमने पीछे पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मजलूम। मजलूम चाहे तो उसे कैंसिल कर दे, मजलूम चाहे तो वो करे। अब अगर मजलूम उसे कैंसिल कर देता है तो जितनी भी बेनिफिट लिए हुए एक दूसरे से वो 100% वापस करना ज़रूरी हो जाएगा, आपको रिस्टोर करने होंगे। और एक कॉमन रूल हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी को कोर्शन या मिस्टेक से कोई चीज़ डिलीवर हो जाए तो उसके ऊपर वाजिब होता है कि वो उसे वापस कर दे। अब कोर्शन में इल्ज़ाम किस पे आए? कोर्शन हुई है या नहीं हुई ये प्रूफ करने की असल जिम्मेदारी किस पे है? जिस मजलूम पे कोर्शन हुई है, मैंने आपको कहा था बर्डन ऑफ प्रूफ का एक रूल आपने ध्यान में रखना है कि जो मशकूक बात कर रहा है ना उसे पकड़ा जाता है। तो कॉमनली दुनिया में सैकड़ों हजारों लाखों एग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं, तो अगर अचानक से एक बंदा उठ के कह दे कि जी मैंने वो एग्रीमेंट इसलिए किया था कि इसने मुझे रिवॉल्वर कनपट्टी पे रख के डराया था, तो अब साबित भी इसी को करना होगा जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरे ऊपर कोर्शन हुई है, क्योंकि ये एक मशकूक बात कर रहा है। कॉमनली हर कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन नहीं होती, तो जो आके कह रहा है कि कोर्शन हुई है तो उसी को साबित करना होगा कि हाँ वाकई हुई है या नहीं हुई। कंप्लीट क्या चीज़? जी नेचुरल लव एंड अफेक्शन में क्या करें? ठीक है जी। अब अगर हम बात कर रहे हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन की, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में चक्कर क्या है? एक पार्टी दूसरे बंदे की बात मान रही है। क्यों मान रही है? कोर्शन है। कोर्शन कहाँ है? तो ज़बरदस्ती नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले से साइन क्यों करवाएंगे हम? और पर अगर ज़बरदस्ती साइन करवाए हैं तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन साबित ही नहीं होना। उन्होंने क्या कहा है? पार्टीज का एक बड़ा क्लोज रिलेशन हो, तो ये जोर ज़बरदस्ती करके तो आप उस रूल से ही बाहर आ गए, अंडे इन्फ्लुएंस आ गया। और अंडे इन्फ्लुएंस क्या होता है वो तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, वो पढ़ेंगे तो उस पर भी बात होगी। जी कोर्जन में कोई सवाल? जी सवाल ये कि क्या काउंटर एलिगेशन लग सकती है? जाहिर आप अगर किसी को कहेंगे कि जी इसने मुझे डराया था तो वो खामोश थोड़ी बैठेगा, वो कहेगा इसने पहले मुझे डराया था, ये गंदा बच्चा है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? उसी ने जिसने इल्ज़ाम लगाया है, जिसने पहले इल्ज़ाम लगाया। वो तो सुकून से बैठा हुआ ना भाई। ऐसे ही है कि मैं सुकून से पढ़ा रहा हूँ और ये भाई जो है वो अदालत में जाके कहें आब्दी साहब मुझे घूसा मार के भागे हैं। अब आब्दी साहब ने थोड़ी साबित करना है कि उन्होंने घूसा नहीं मारा, ठीक है, इन्होंने पहले साबित करना है कि आब्दी साहब ने घूसा मारा है नहीं मारा। और अगर ये साबित ना कर सके तो एक तरफा फैसला होगा, इसको हम कहते हैं एक्स पार्टी डिसीजन। एक्स पार्टी डिसीजन में ये होता है कि जो इल्ज़ाम लगाने वाला है अगर वो अपना इल्ज़ाम साबित ही ना कर पाए तो जो दूसरा मुल्जिम है जिस पर इल्ज़ाम लगा है उसको बुलाया ही नहीं जाता। तो वो तो अदालत में खड़े होकर इस तरह की बातें तो बहुत हो रही होती हैं, लेकिन रजिस्टर्ड केस किसका है, मुद्दई कौन है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, कि कौन आके केस लेके आया है। फिर अदालत के अंदर क्या कार्रवाइयाँ होंगी वो आप फिल्मों में ऑलरेडी देख चुके होते हैं, वो हमारे स्कोप से वैसी बात है। अदालत वैसे भी काफ़ी एक्टिव है, अब तो आपको काफ़ी एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। जी क्लियर? कोर्शन में कोई सवाल? पक्का? चलें आगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन हमें समझ आ गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस, दो पार्टीज हैं, दोनों का आपस में एक ताल्लुक है, और ताल्लुक ऐसा है जिसकी वजह से एक पार्टी दूसरी पार्टी की बात सुन लेती है और उस पर अमल भी कर लेती है। इसलिए नहीं कि उसकी अपनी चाहत थी, इसलिए कि वो इस बंदे की बात सुनती है। फॉर एग्जांपल बाप और बेटे के दरमियान अगर एग्रीमेंट हो, बेटा चलो माइनर ना हो मेजर हो, लेकिन पाकिस्तान के माहौल में बेटा अपने बाप की बात सुनता है, तो बाप अगर बेटे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे कि तुम अपनी वो ज़मीन मुझे बेच दो और लाख रुपया ले लो और ज़मीन हो 25 लाख की, और बेटा मान भी जाए, तो दुनिया को समझ आ जाएगी कि यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, एक बंदे ने अपनी पोजीशन को मिसयूज़ किया है।
कभी कभी दो पार्टीज में से एक पार्टी की पोजीशन ऐसी होती है कि वो दूसरे की विल को डोमिनेट कर रही होती है, उसकी रजामंदी को डोमिनेट कर रही होती है, उसके दिमाग पे हावी होती है। तो ऐसे में जब दो पार्टी के दरमियान इस तरह का रिलेशन हो कि एक पार्टी दूसरे की विल को डोमिनेट कर रही हो, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि बाप और बेटे को देख के हम हमेशा कहीं इनके दरमियान अनड्यू इन्फ्लुएंस है। हो सकता है बाप और बेटे के दरमियान एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें बेटे को प्रॉपर प्राइस मिली हो, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हुई हो। तो अगर एक बंदा दूसरे के साथ एक ऐसी पोजीशन में है कि दूसरा बंदा उसकी बात सुनता है, उस रिश्ते की वजह से, उस इखलाकी इक़दार की वजह से, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस तब होगा जब उसने उसका अनफेयर एडवांटेज उठाया होगा। भाई आप लोग अगर मेरी बात सुनते हो और मैं आपसे कहूं कि कल ये होमवर्क करके लेके आना है, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन अगर आप लोग मेरी बात सुनते हो और मैं कहूँ मेरा वो नादरा में मैंने काम वो करवाना था, वहाँ लंबी लाइनें होती हैं, आप जाके ज़रा लाइन में लग के मेरे लिए टोकन ला दो, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि मैंने अब उस पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया है। तो अगर दो बंदों के दरमियान एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें एक पार्टी दूसरे की बात सुनती हो और दूसरा उस चीज़ का फ़ायदा उठाए और उससे कोई अनफेयर एडवांटेज लेके कॉन्ट्रैक्ट में उसे ले आए, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। बेतहाशा इसकी एग्जांपल्स हैं, पेरेंट्स और चाइल्ड, इवन गार्डियन और जो वो माइनर या गार्डियन के अंडर जो बंदे हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। देन किताब में मजाकिया सी बात लिखी है टीचर स्टूडेंट। टीचर स्टूडेंट में कहाँ होता है, वो पुराने ज़माने के वो होते थे बच्चे जो वो गंदम के जनाब 40-40 किलो के वो ला के टीचर को दे रहे होते थे। आज के बच्चे पानी ना दें टीचर को। जी साग लेके आते हैं, अच्छा अभी भी लेके आते हैं, मेरे तक पहुंचाया नहीं कभी, आप पता नहीं कहाँ से लेके। ठीक है, अच्छा उन्होंने कहा गांव में हम अभी भी लेके जाते हैं, तो शहर आके इतने शहरी क्यों हो जाते हैं? ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, शहर वाले भी साग खा लेते होते हैं। खैर अगेन कहने का मतलब है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस वहाँ है जहाँ एक बंदा अपनी पोजीशन को मिसयूज करे। तो वकील और मौक्कल, वकील एक ऐसी पोजीशन में है कि वो उसे कहता है देखो मेरे सामने कम से कम सच बोलना, तो वकील के सामने सारी बातें सच बोलता है। डॉक्टर और पेशेंट, एक बंदा, एक बूढ़ा बंदा जो कि बीमार हुआ हुआ है और उसका अटेंडेंट जिसकी वजह से वो सरवाइव कर रहा है, अगर अटेंडेंट नहीं होगा तो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकेगा, तो ये बूढ़ा बंदा उस अटेंडेंट की बात सुन रहा होगा। एक पुलिस वाला जो आपको सिग्नल पे रोक लेता है और सिग्नल पे आपको रोक के कहे मैं आपका चालान करूंगा, आपने कहा मेरे पास लाइसेंस है, उसने कहा मैं फिर भी चालान करूंगा, आपने कहा मैंने कोई रूल भी नहीं तोड़ा, उसने कहा मैं फिर भी चालान करूंगा। वो पुलिस वाला है। वो अगर कह दे कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसने लाइन और लेन की खिलाफ वर्जी करते हुए इस तरह से करके यूं करके सिग्नल को तोड़ा है, तो आपका चालान कर सकता है। वो उस पोजीशन पावर में है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आप फिर कहें कि सर जी फिर बताएं की हाल है, वो कहे यार वो जो है ना मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा बड़ा दिल कर रहा है सेब खाने का, वो 2 सिग्नल आगे जो है ना रेडी पे बड़े अच्छे सेब मिलते हैं, तो एक काम करो तुम वो मुझे ला दो, मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूँगा। ठीक है, तो अब आप जो है वो उसके अंडर इन्फ्लुएंस में आ गए। अगर आप बहुत सियाने हुए तो आप आगे से भाग जाएंगे, लेकिन हो सकता है वो आपसे कहे कि वो 2 सिग्नल बाद मेरा एक और दोस्त है, उसको मैं कॉल पे बता दूंगा कि तुम वहाँ आ रहे हो, वो भी ट्रैफिक पुलिस वाला है। भाई ने कहा हम सेंटर में से राइट हो जाएंगे, हम सेंटर में से निकल जाएंगे, वो आईडी कार्ड रख लेगा। तो उनके पास तो पूरे तरीके हैं। अब उसके बाद 10 रुपए में आपसे 2 किलो सेब अगर उसने मंगवा लिए और आपने सोचा कि चलो ठीक है 1000 का इसने जुर्माना करना था, 2 किलो सेब जो है वो अगर आपके फ़र्ज़ करें 300 सवा 300 में आपने उसको मुहैया कर दिए और 10 रुपये उसने आपको बख्शिश भी दे दी उसकी। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि उसने अगर तो एक ऐसा काम किया है जो जुर्म की डेफिनेशन में हो तो फिर तो वो क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर वो जुर्म की डेफिनेशन में नहीं आ रहा और उसने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के दूसरे बंदे को जो फंसा हुआ है उसके सामने उससे ये काम करवाया है, तो ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस ज़्यादातर रिश्तेदारियों में होता है, ज़्यादातर वालिदैन और औलाद में कॉमनली माना जाता है, बहन भाइयों के दरमियान कॉमनली माना जाता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे मॉरल प्रेशर होता है, यहाँ फिजिकल प्रेशर नहीं होता। किताब ने कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस किस किस वजह से हो सकता है, उसको देख लेते हैं। Undue influence, a contract is said to be induced by undue influence where relations subsisting between the parties are such that, जहाँ पार्टीज के दरमियान जो हैं रिलेशन, जो मौजूदा रिलेशन हैं
वो इस तरह के हैं कि वन ऑफ द पार्टीज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ, एक पार्टी दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकती है, दूसरे की रजामंदी पे हावी हो सकती है, एंड यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। हो सकता है पेपर में आपको सिनेरियो है कि एक बाप बेटे के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट में सारी शर्तें कॉन्ट्रैक्ट की पूरी थी और कंसिडरेशन भी पूरी थी और सब कुछ ओके है, तो फिर आप अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कहेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस की एक शर्त के पार्टीज की एक ऐसी पोजीशन हो एक दूसरे के ऊपर के एक की बात दूसरी सुनती हो, एंड नंबर 2 क्या है, उस चीज का फायदा उठाया गया हो, अनफेयर एडवांटेज उठाया गया हो, यानी कि कोई बेनिफिट लेने की कोशिश की हो मजबूत पार्टी ने। तो इसमें एक मजलूम पार्टी है, एक जालिम पार्टी है, या यूं समझें कि एक कमजोर पार्टी और एक तगड़ी पार्टी है। किताब के मुताबिक अनड्यू इन्फ्लुएंस में अगर हम बात करें तो 3 तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। कोई भी बंदा दूसरे के ऊपर उसकी विल को कब डोमिनेट करता है, जब होल्ड्स द रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, stands in a fiduciary relation to other, makes a contact with person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily stress। तीनों का अलग अलग मतलब है। किताब ने बस इतना बताया है, लेकिन मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बता रहा हूँ। एक ट्यूटर नोट्स आपको नजर आएगा जिसमें इन तीनों की एग्जांपल्स हैं। Makes a contact with person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness। एक बंदा किसी दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो दूसरा बंदा इस वक्त बीमार है या वो मेंटली या बॉडीली थोड़ी सी डिस्ट्रेस में है, थोड़ा सा परेशानी में है और इस वक्त वो डिपेंडेंट हुआ है। इससे ऊपर वाले में फिड्यूशरी रिलेशन, भरोसे का रिश्ता, 2 पार्टीज के दरमियान एक भरोसे का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते हैं और उस भरोसे की वजह से एक बंदा दूसरे की बात मानता है कि उसे पता है कि मेरा बाप मेरा गलत तो कभी भी नहीं चाहेगा। और पहले वाले में हम कहते हैं कि कोई रियल या पेरेंट अथॉरिटी है, एक बंदे के पास दूसरे के ऊपर किसी किस्म की अथॉरिटी है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि पुलिस वाले ने आपको रोक लिया। अब रियल अथॉरिटी तो तब है जब आपका असल में चालान बनता था। अपेरेंट अथॉरिटी ये है कि चालान बनता था या नहीं बनता था, लेकिन आपको समझ आ गया कि इसने मुझे पकड़ लिया तो इसने कोई ना कोई चालान तो मुझे थमा देना है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स रियल और अपेरेंट अथॉरिटी की, ये ट्यूटर नोट है, आईकेएफ की किताब में ये एग्जांपल्स नहीं दी हुई। उन्होंने बस ये 3 लाइनें लिखी हैं, लेकिन ये 3 लाइनें कंफ्यूज कर रही होती हैं तो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। तो एग्जांपल्स को बेशक याद मत करने बैठिएगा, लेकिन इससे समझ लें कि उसका क्या मतलब है। रियल या अपेरेंट अथॉरिटी, टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर, पुलिस ऑफिसर और एक्यूज जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। कहीं ना कहीं जो पहले वाला बंदा है वो किसी रियल या पेरेंट, किसी भी सामने या मुमकिन ना किसी अथॉरिटी में है और दूसरा बंदा उसके अंडर आ रहा है। तो कभी कभी अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है कि एक बंदा अथॉरिटी में होता है और दूसरा उसकी बात मानने पे मजबूर होता है। कभी कभी क्यों होता है, फिड्यूशरी रिलेशन होता है, आपस में भरोसे का रिश्ता होता है, पेरेंट एंड चाइल्ड, गार्डियन और माइनर, एडवोकेट एंड क्लाइंट। तो ये 3 एग्जांपल हमें किताब ने दी, 3 एग्जांपल दी। किताब ने तो एग्जांपल ही कोई नहीं दी, मैंने फिर भी आपको 3 एग्जांपल बता दी। अब चलते हैं इससे अगले वाले पॉइंट की तरफ। हाय, बच्चों के जज्बात मजरू हो गए कि जब मैंने जो है ना फियोंसे एंड फियोंसी नहीं बोला। तो फियोंसे और फियोंसी के दरमियान भी फिड्यूशरी रिलेशन है, भरोसे का रिश्ता है। वो तो उसे रोका ना जाए तो वो तो चांद से तारे तोड़ के ले आए, वो तो शुक्र है कि थोड़ा सा समाज उसको ब्रेकें लगवा देता है। तो अदरवाइज ये एक ऐसा मामला है जिसमें एक भरोसे का रिश्ता है। तो उस भरोसे के रिश्ते के लिए इजी लोड तो सबसे पहला स्टेप है। कहानी इससे बहुत ऊपर तक जा सकती है। वही बात है कि ब्रेक ना लगवाएं तो वो वाकई ही चांद तोड़ने पहुंच गया होगा या सितारों को तो कम से कम लाने की कोशिश करेगा। देन अफेक्टेड मेंटल कैपेसिटी, डॉक्टर और पेशेंट। डॉक्टर को पता है कि पेशेंट जो है उस वक्त मेरी बात सुन रहा है और उसे पता है कि ये मरीज़ है, आधी बात तो समझ आनी नहीं है, आधी आ जानी है। तो इस वक्त इसको जितने मर्जी महंगा इंजेक्शन बता दो, जो मर्जी, हाँ भाई ये इंजेक्शन इतना महंगा है, वो कहेगा हाँ ठीक है जी लगा दें। और चाहे वो ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा दे और मरीज़ को नींद आ जाए, मरीज़ के यार इंजेक्शन बड़ा ज़बरदस्त था, लाख रुपए का इंजेक्शन था, बड़ा सुकून मिला। मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट, पेशेंट और उसका अटेंडेंट, और फैमिली मेम्बर एंड वीक ओल्ड मैन। अगर कोई बुजुर्ग है फैमिली में और फैमिली मेम्बर है और फैमिली मेम्बर कहेंगे जी बाबा जी आपको नहीं पता, आप ये चीज़ ऐसे कर लें, तो वो बेचारे बाबा जी सोचते हैं कि ठीक है जी आज मेरे बदन में ज़्यादा जान नहीं है तो जैसे ये कह रहे हैं मुझे वैसे ही करना होगा। तो कभी कभी इस तरह से जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनसे वसीयत भी ज़बरदस्ती लिखवा ली जाती है। इंसान बड़ा बेरहम है, अंदर से दरिंदा है, ऊपर सिर्फ इंसान के कपड़े पहने हुए हैं। जी सर वसीयत में अगर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाए उसके बाद
जी, अब यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर हो जाए और उस बंदे की डेथ हो जाए तो ये प्रूफ कैसे होगा? अभी इसमें हम बर्डन ऑफ प्रूफ की तरफ आएंगे। मैं एक बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है हमेशा? जो मशकूक बात कर रहा है। बाप बेटे में एक एग्रीमेंट हुआ, तो कोई भी शख्स जब भी सुनेगा कि बाप बेटे में एग्रीमेंट हुआ है तो वो कॉमनली क्या सोचेगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा। जब भी दो ऐसी पार्टीज में एग्रीमेंट होगा तो हमें नजर आएगा कि वहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा। अब अगर उनमें से कोई एक कह दे कि नहीं हुआ तो मशकूक बात कर रहा है। जरा सोच के बताएं कौन कहेगा कि नहीं हुआ? सर बेटे की जमीन सस्ती जाती है। भाई फायदा किसने उठाया? बाप ने। बाप ने 1 लाख रुपए दे के बेटे से 25 लाख की जमीन ले ली, तो फायदा किसने उठाया? पावरफुल पोजीशन पे कौन था? और दुनिया हमेशा क्या समझेगी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो कौन है जो कहेगा कि नहीं हुआ? बाप। बाप ही अदालत में जाके साबित करने की कोशिश करेगा कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। यानी बाप बेटे में जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, हर बंदा समझ लेगा कि हाँ भाई ये इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। तो अगर कोई शख्स कह रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है तो ऑब्वियसली वो वही मजबूत शख्स है, वही पावरफुल पोजीशन वाला है जो कह रहा है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बड़ा फेयर था। तो फिर साबित कैसे करना होगा? उसी जालिम को। तो वो वाला केस है कि बंदा वसीयत करे और मर जाए, तो ऐसे में जिसने उनके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम है और वही साबित करेंगे कि उन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया था। इससे पहले एक अगला सवाल आए। अगला सवाल पता क्या होगा? कैसे साबित करेंगे? वो फिर अदालत का मसला है। शुक्र है वो हमारा मामला नहीं है। वो अदालत में किस तरह के सबूतों से, कितने पैसों से, क्या होगा, कैसे होगा, वो अलग मसला है। जी, ये एग्जांपल समझ आई कुछ? पुलिस ऑफिसर या जो है शर्त के बिना कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो वो बेटे में कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं होगी। जी, अगर एक पुलिस ऑफिसर और एक उस शख्स जिसको उसने पकड़ा उसके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है? नो सर, होता ही है मोस्टली। तो वो मतलब बना करते ना पेपर में। जी, अगेन कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं कि हमेशा पेपर पे बनाया जाए। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, एक्शन से भी हो सकता है। ठीक हो सकता है पिछले दिन उसने आपको रोका हो और आपने उसे फल ला के दिए हो उसके कहने पे। आज उसने रोका हो तो आपने कहा 1 मिनट मैं समझ गया, खुद ही जाके उसे 2 किलो सेब ला के दे दें, तो टेक्निकली ये भी आपका एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जिसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस इशारों से हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोलना लिखना शर्त नहीं है, कभी कभी इशारों से भी हो जाती है। बस प्रॉब्लम ये है कि जो एक्शंस हैं उनको साबित करना बाद में मुश्किल होता है। लिखे हुए को साबित करना सबसे आसान है, बोले हुए को साबित करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सबसे स्ट्रांग होता है लिखा हुआ, थोड़ा सा कमज़ोर होता है बोला हुआ, और बहुत ही कमज़ोर होता है समझा गया। तो फिर अदालत में तीनों को साबित करने के तरीके, दर्जे, कानूनी शहादत, ऑर्डिनेंस, वो अलग तरीके से उसके बारे में बात करते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस समझ आया? जी सर आपने जितनी एग्जांपल्स दी हैं उन सब में आपने कहा कि जो जमीन ले रहा है उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया होगा। क्या कभी देने वाला भी कर सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस? ज़मीन देने वाला अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है अगर वो दूसरे बंदे से ज़मीन के बहुत ज़्यादा पैसे ले ले। बाप ने बेटे को ज़मीन दी और बेटे से 50 लाख ले लिए, 2 लाख की ज़मीन थी। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा चीज़ परचेज करने वाला कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब भी एक बंदा फ़ायदा उठाए और वो बंदा इस पावरफुल पोजीशन में हो कि दूसरा बंदा उसकी बात सुनता हो, ये 2 शर्तें ज़रूरी हैं। तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ क्या हुआ है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। 2 लाख की ज़मीन और 3 लाख ले ले तो ये भी जुल्म है। क्या मतलब आपको लाख रुपए की आपके नज़दीक अहमियत ही नहीं है? भाईजन 10,000 भी बड़े कीमती होते हैं जी। 8 लाख और 48 लाख में फ़र्क है। हाँ तो फिर ठीक है, ठीक है। यानी कि आप कह रहे हैं कि 2 लाख के बजाय 50 लाख जुल्म है और 2 लाख के बजाय 3 लाख, ठीक है। तो फिर सज़ा सुनाते हुए अदालत थोड़ी सी कम सज़ा सुना देगी। चोरी छोटी हो या बड़ी हो, चोरी चोरी है। बड़ी चोरी पे सज़ा ज़रा ज़्यादा होगी, डैमेजेस ज़्यादा पड़ेंगे छोटी चोरी पे, लेकिन बहरहाल कानून की नज़र में वो कहलाएगी तो चोरी। मैं किसी सियासी तरफ इशारा नहीं कर रहा, आप लोगों के चेहरे पे मौजूद मुस्कुराहट थोड़ा सा बता रही है कि आप लोग शर्मिंदा हैं चोरी पे, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है जी। तो चोरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी,
और शुक्र है अभी रियासत मदीना सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें तो हाथ कटता है चोर का। जी पार्टी का इनमें से कोई ताल्लुक होना चाहिए और कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो याद है रियल कंसिडरेशन, तो ये दिल जो है वो रियल कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि दिल चोरी नहीं होता, दिल किसी को मार के निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब है कि जिसने ऐसा बात की है वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है, ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर है। इसको हम कोर्शन कहेंगे कि किसी ने आपको धमकी दी कि आपका दिल निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिमिनल केस बन गया। तो जो आपका दिल ले जाने की धमकी आपको दे, इसका मतलब है कि उसने आपको मारने की दावत दी है। हाँ जी, ये एग्जांपल्स जी पुलिस वाली एग्जांपल दी है, वो कोर्शन में क्यों नहीं आएगी? अगर तो वो कोई जुर्म है, अगर वो जुर्म है, हाँ बिल्कुल। कौन सा जुर्म है? ठीक है, वो रिश्वत ले थोड़ी रहा है, 10 रुपए कौन सी रिश्वत है? और रिश्वत कौन लेता है? तगड़ी पार्टी। ऐसा थोड़ी होता है, वो तो पैसे दे रहा है। उसने बड़ी चालाकी से कानून को ऐसे घुमाया है कि असूलन वो मुजरिम की डेफिनेशन में नहीं आ पा रहा। अगर उसने पैसे लिए होते, वो पैसे नहीं ले रहा, वो सेब ले रहा है। किससे? उस बंदे से जो खुद चाहता है कि वो सेब खिलाए अपने इस मेहरबान पुलिस वाले को, क्योंकि पुलिस वाला उसके ऊपर एक केस नहीं कर रहा, जिस केस में उस बंदे को 1000 रुपए पड़ जाए, और हो सकता है वाकई इशारा भी तोड़ो। तो टेक्निकली अगेन, अगर अदालत में ये साबित हो जाए कि यहाँ जुर्म हुआ था और जुर्म करके एक बंदे ने दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया था, तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर वो पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक जो लिस्टेड ऑफेंसेस है उसमें नहीं आता, तो फिर हम उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस में लेके आएंगे। अब खूबसूरत बात यह है कि हमारे सिलेबस में वो लिस्ट नहीं है कि किस चीज़ को हम एक्चुअल में जुर्म कहेंगे। जी कंसिडरेशन मुनासिब है, 10 रुपये और सेब। नहीं, अनलॉफुल कंसिडरेशन कहाँ से? तो सेब दे रहा है। हाँ, ऑब्जेक्ट इसका गलत है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो ठीक नहीं है, लेकिन जो कंसिडरेशन है वो ठीक है। 10 रुपये भी सही चीज़ होते हैं और सेब भी सही चीज़ होते हैं, लेकिन जो पीछे मकसद है वो गलत है। तो अगर हम सिनेरियो आए और हम साबित कर दें कि इसको ऑब्जेक्ट गलत है, फिर तो हम इसको वॉइड कहते हैं, सिर्फ ही वॉइड कहते हैं। और अगर हम वो मकसद गलत साबित ना कर सके और हम कहें कि यहाँ एक बंदे के पास पावर थी और दूसरे के पास नहीं थी और इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस साबित कर दें, तो अगेन एक ही सिनेरियो के एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन से लॉ को कोट किया और उसके मुताबिक क्या जवाब दिया है। जी अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस मजबूत पार्टी ने कमज़ोर पे करना होता है। हाँ, तो इसलिए ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, ये करप्शन में आएगा, ये ब्राइब में आएगा, ये रिश्वत में आएगा। जी सर, अगर दूसरी पार्टी जो कि मतलब के मुद्दे में या सारे अपने अपने केसेस पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई ना कोई जो है ना मामला हुआ है, कोई कहीं पुलिस वाले को किसी ने रिश्वत दी, किसी ने अपना चालान छुड़वाया। जी अगर कोई कहीं किसी के साथ क्या हो जाए, सर अगर कोई मुलजिम है और वो जो है जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो अवेयरनेस हो उसको इस बात से कि मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी क्या वो अनड्यू होगा? जी असल में अनड्यू वाले को अवेयरनेस होती है कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, बट वो सह जाता है। इजी लोड खुशी से थोड़ी कोई करवाता है, उसे पता होता है उसके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन वो उस टाइम पे उस जुल्म को एंजॉय कर रहा होता है। सर बाकी कहीं में बात करें जिस तरह आपने बात के बेटे की एग्जांपल दिया, उस पर अवेयरनेस नहीं है। हाँ, अगर बच्चे को पता ही नहीं है तो फिर तो मामला और ख़राब है, बाप ने फ्रॉड किया है। और अगर बच्चे को पता है और उसने कहा कोई बात नहीं मेरा बाप ही तो है, कोई बात नहीं मैं बाहर वाले लोगों से इतने धोखे खाता हूँ, अगर बाप चाह रहा है कि कम पैसों में, ठीक है भाई इस बाप ने मुझे पाला पोसा और मुझे इतना बड़ा इंसान बनाया, तो ठीक है आज अगर ये फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो मेरे फादर हैं, मुझे कोई मसला नहीं। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में अगली पार्टी समझने के बावजूद भी कई दफ़ा तैयार होती है, क्योंकि दूसरा बंदा उसकी विल को डोमिनेट कर रहा होता है। जी ये मसला कोर्ट में कैसे जाता है?
बच्चा उस टाइम पे तो इमोशनल हो जाता है, फिर बाद में उसे एहसास होता है कि ऐसे चंगी नहीं हुई, ठीक है, तो फिर वो अदालत में ले जाने की, या बच्चा नहीं तो बच्चे का कोई रिश्तेदार अचानक से आके कहे कि ये क्या किया है तुमने, कोई चाचा मामा आ जाए तो हो सकता है वो अदालत में ले जाए। क्या चीज़ कोर्ट? जी, कोई चाचा या मामा आके इसके थ्रू ही केस करवाएगा, ऐसे बताएगा तुम्हारे कानूनी राइट्स क्या हैं, फिर इससे साइन करवाएगा अदालत के कागज़ और अदालत में जमा करवाएगा। मतलब कोई और किसी और के बिहाफ पे बिला वजह लीगल केस करके उसे फंसा नहीं सकता। जी देखिए, आप क्यों दुनिया की सारी चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डालना चाहते हैं? मैं हमेशा एक बात को बार बार कहता हूँ, आपकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के सारे मसले इस वक्त अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ लिंक कर दें। तिजारती कॉन्ट्रैक्ट, तिजारती कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थ्रू आउट तिजारती कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। दो बंदों के दरमियान, मैंने सबसे पहली एग्जांपल इसीलिए ये दी थी कि अगर एक ज़मीन खरीदी बेची जाए, अगर दो ऐसे बंदों के दरमियान एक तिजारती कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें से एक तगड़ी पोजीशन पे हो और दूसरा उसकी बात मानने पे माइल हो, और वो बड़ा अपनी पोजीशन को मिसयूज करके दूसरे छोटे से बेनिफिट उठाए उस तिजारती कॉन्ट्रैक्ट में। अब आप कहेंगे जी मैं हॉस्टल में हूँ और हॉस्टल में मेरे साथ वाला जो है वो मुझे पढ़ने नहीं देता और लाइट जलाए रखता है, तो सर बताएंगे कोर्शन है या नहीं, ये फलाना। तो भाई आप अपनी ज़िंदगी के सारे मसले क्यों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हल करना चाह रहे हैं? माना कि आप लोगों को लॉ समझ आना शुरू हो गया, लेकिन आपने इतना वकील नहीं बन जाना है एक छोटे से लॉ की बेस पे। ये बेस लॉ है, इसके रूल्स काफ़ी ग्लोबल हैं, जगह जगह अप्लाई होते हैं, लेकिन ज़िंदगी के सारे मसलों का हल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। उससे होता पता है क्या है? जो सब्जेक्ट मैटर है वो तो कहीं पड़ा सिस्कियाँ ले रहा होता है, हम चल रहे होते हैं अगर, यानी होता क्या है, मैं पढ़ाता हूँ, आप में से एक का सवाल आता है सर अगर ऐसे हो जाए, मैं उसे कहता हूँ चलो ठीक है, बच्चे ने ज़रा आउट ऑफ द वे खुद ही से जम्शन ली, मैं कहता हूँ अगर ऐसा हो जाए तो वैसा। वहाँ से एक दूसरा बच्चा सवाल करता है कि सर ये वाली एग्जाम्पल में अगर इसके बाद ऐसे करके ऐसे हो जाए, मैं फिर वो उस वाले बच्चे को बताता हूँ कि अगर ऐसे करके वैसे हो जाए तो ये जवाब, तो फिर तीसरा कहता है सर अगर इसमें ये करके ऐसे करके और अगर ऐसे करके वैसे आ जाए। तो ये इतने अगर में चल रहे होते हैं। आप नोट कीजिएगा, जो भी सवाल अगर से शुरू हो रहा है ना, वो टॉपिक से तो साइड पे ले जाएगा, वो बच्चा अपनी एक नई वैरायटी करा रहा होगा। सवाल क्या होते हैं? आपने इंडियन इन्फ्लुएंस पढ़ा, हमने कहा सर ये जो पार्टीज का रिलेशन है क्या इसको इस तरह से काउंट कर सकते हैं? सर ये जो मजबूत पार्टी है ये कैसे कहते हैं? ये रियल और अपेरेंट में क्या फ़र्क है? ये फिड्यूशरी रिलेशन को सिर्फ भरोसा कहते हैं या इसमें रिश्तेदारी भी आती है? ये होते हैं सवाल। अगर एक सवाल अगर से होगा तो अगर के बाद क्या बात हो रही होगी? यहाँ की तो बात ही नहीं हो रही होगी ना। अगर मैं कभी बचपन में जो है वो पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती थी और उसके बाद मेरे घर वाले मुझे कहते थे बेटा जाग के पढ़ो, और मैं नहीं पढ़ता था तो चपेड़े मारते थे, तो क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस था या कोर्शन था? ठीक है, ये उनका पिदराना हक था जो वो आपके ऊपर रखते थे, आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए आप पे जो तशद्दुद उन्होंने किया, अगर वो ना किया होता तो आज आप यहाँ ना बैठे हुए होते। तो अगेन ज़िंदगी के सारे मसले इस पर नहीं डालने, तो अब आपने नोट करना है, जब भी कोई सवाल अगर से शुरू होता आप समझ जाइएगा कि ई रॉन्ग नंबर है। वो अपनी तरफ से एक अजम्पशन ले रहा होगा, वो अपने दिमाग में खुद से स्टोरी बना रहा होगा, हम उसको जवाब देंगे क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जो अगर मगर है ना वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक आपके सवाल इससे तो है नहीं जो सामने लिखा हुआ है। आप ना किसी भी वक्त घर जाके आज वाली वीडियो देखिएगा, आपको कम से कम 17 सवाल ऐसे नज़र आएंगे जिसका हमारे टॉपिक से ताल्लुक़ नहीं है। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव रहने की तो कोशिश करें, थोड़ा सा तो कोशिश करें। मैं किसी एक आध बंदे की बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी जो है वो मतलब आप बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मकसद से हम हट जाते हैं। हमने 3 लाइनें पढ़ी हैं, हम इन 3 लाइनों के ऊपर डिस्कशन करें, ना कि हम बहुत ज़्यादा अगर मगर में चले जाए। फिर भी अगेन कोई भी अगर सवाल आपका है अगर के साथ, ठीक है, तो आप पूछ लें अगर वो इसके साथ कनेक्ट कर रहा है प्रॉपर तरीके से तो। जी, कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में फिर मेन फ़र्क क्या हुआ? ये एक अच्छा सवाल, मुझे बड़ा अच्छा सवाल लगा, और इस सवाल का जवाब क्लास से ही निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा, थोड़ी देर बाद। मैं ज़रा अनड्यू इन्फ्लुएंस ख़त्म कर दूं, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बताएं आपको क्या फ़र्क समझ आ रहे हैं। एक नहीं कई फ़र्क बताएंगे आप लोग, फिर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगा भी। जी, रिलेशन समझ आया? इफेक्ट क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस का? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी।
एग्री पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, चाहे तो ना करे। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करे तो कोर्शन में क्या था, सारे के सारे बेनिफिट वापस करने पड़ेंगे। यहाँ चूंकि पार्टीज का आपस में ताल्लुक है तो हो सकता है अदालत कहे कि तुम लोग कुछ और सेटलमेंट कर लो, चलो एक काम करो, तुमने जो पैसे दिए हुए उन पैसे की ये को और एडजस्टमेंट कर लो। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा हो भी सकता है कि अदालत कहे कि वापस कर लो सारे एडवांटेज, और ऐसा भी हो सकता है अदालत कहे कि अच्छा जो एडवांटेज एक दूसरे को दे दिया उसका कुछ ना कुछ और वो कर लो, कि जी बाप ने जो है वो 2 लाख रुपए दिया था और कहा कि प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी दे दो, तो अब हो सकता है अदालत कहे कि प्रॉपर्टी वापस बच्चे को ट्रांसफर हो जाए। और अगर तुम लोग आपस में बैठ के कुछ तय करना चाहो तो बाप ने कहा चलो ठीक है यार, वो तेरा बाइक लेने का भी मूड था, चल मैंने बड़ा जुल्म किया तेरे साथ, तो 2 लाख रुपए की बाइक ले ले, तो आपस में कोई एडजस्टमेंट भी हो सकती है। कोर्शन में एडजस्टमेंट नहीं करनी क्योंकि वो दुश्मन है एक दूसरे के, तो कोर्शन में इधर अदालत से निकले नहीं और उधर एक दूसरे के फिर से दुश्मन बन जाएंगे, तो अदालत खुद ही से उनकी रिस्टोरेशन करवा देगी। बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिस्टोर होना या ना होना दोनों पॉसिबिलिटीज है, अदालत सिचुएशन के मुताबिक कहेगी। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के इफेक्ट्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज, जिसकी मर्जी ली गई थी मजलूम। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पार्टी हु वाज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। यहां जालिम पे है बर्डन ऑफ प्रूफ और वहां मजलूम पे बर्डन ऑफ प्रूफ था। कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली, कॉन्ट्रैक्ट या तो पूरा का पूरा साइड पे कर दिया जाएगा, और इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट, या वो बंदा जिसको ये इजाजत मिली थी कि तुम कैंसिल कर सकते हो, ये कौन है, एग्रीव पार्टी। एग्रीव पार्टी अगर चाहे तो अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज द कोर्ट में सीम जस्ट, अगर अदालत को इन दोनों के दरमियान कोई एडजस्टमेंट नजर आ रही है कि हाँ ठीक है इसने ये बेनिफिट तो लिया हुआ है लेकिन ये आपस में खुद ही से एक लोकल एडजस्टमेंट कोई और कर लेंगे, तो ये अलाउ होगा। बात समझ आई? भाई के सवाल की तरफ चलते हैं कि फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्शन में क्या फर्क हुआ। जी क्या फर्क हुआ अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्शन में? क्वेश्चन में जो होते हैं वो आपके इमोशन शामिल नहीं होते, लेकिन एंड्यू इन्फ्लुएंस में इमोशन शामिल हो जाते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस में इमोशंस होते हैं और कोर्शन में इमोशंस नहीं होते, क्या फर्क है? सर बर्डन ऑफ प्रूफ उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक में मजलूम पे है और एक में जालिम पे है, क्या फर्क है किबला? रिलेशन, कोर्शन में रिलेशन होना शर्त नहीं है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई ना कोई रिलेशन आपस में होना किसी भी किस्म का, उन 3 में से कोई भी रिलेशन होना शर्त है। जी अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई एक डोमिनेंट पोजीशन पे होना ज़रूरी है, जबकि कोर्शन में हो सकता है एक कमज़ोर आदमी भी गन पॉइंट पे दूसरे को डरा दे। और जनरल बेनिफिट की रिस्टोरेशन कोर्शन में लाजमी रिस्टोर होगा और अनड्यू इन्फ्लुएंस में मे और मे नॉट, दोनों ऑप्शन है। कोर्शन में फिजिकल डर है, फिजिकल प्रेशर है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में मॉरल प्रेशर है, इखलाकी दबाव है। और कोर्शन वो एडजस्टमेंट हो सकती है, बात हमने कर ली, और बर्डन ऑफ प्रूफ वाला भी हो गया। कोर्शन में जो हरकत हो रही है, जो डील है, उसमें कुछ जुर्म है शामिल है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में जुर्म शामिल नहीं है। जी कोर्शन उन्होंने कहा स्ट्रेंजर भी कर सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस वही करेगा और उसी पे करेगा, यानी कि जो पार्टी मजलूम और जालिम है यही एक दूसरे के सामने आमने सामने है, एक इमोशनल करेगा और दूसरा इमोशनल हो जाएगा। जबकि कोर्शन में कोर्शन आ भी कहीं से सकती थी, जा भी कहीं को सकती थी। ये जुमला समझ आता है? किताब से पूछें कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस की क्या फ़र्क है। हाँ भाई मिस्टर किताब, थोड़े से कुछ डिफरेंसेस बताए इन्होंने। कोर्शन में कंसेंट ऑब्टेन्ड थ्रू गिविंग अ थ्रेट ऑफ एन ऑफेंस, कोई जुर्म करने का थ्रेट दिया गया, और यहाँ डोमिनेटिंग द विल, दूसरे के दिमाग पे आप हावी हुए हैं। नेचर प्रेशर वहाँ फिजिकल प्रेशर, और यहाँ रिलेशनशिप पार्टीज का ताल्लुक हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं, जबकि यहाँ पार्टीज का किसी न किसी तरह का ताल्लुक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, उसका मकसद है दूसरे को ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में लेके आना, और इसका ऑब्जेक्टिव है अनफेयर फ़ायदा उठाना। वहाँ क्रिमिनल लाइबिलिटी आ गई है, क्राइम हो रहा है, और यहाँ क्रिमिनल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का वर्ड आप अब तक सीख चुके हैं, क्या होता है लाइबिलिटी? ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पे क्रिमिनल ऑब्लिगेशन है या नहीं? ऑन हुम, किस पे किया जा सकता है? मे बी एम्प्लॉयड ऑन एनी पर्सन इवन स्ट्रेंजर, इवन स्ट्रेंजर पे भी हो सकता है, जबकि ये सिर्फ उसी पार्टी पे होगा जिसकी कंसेंट हम जबरदस्ती ले रहे होंगे। बाय हुम, कौन कर सकता है?
कोई स्ट्रेंजर भी कर सकता है, और यहाँ सिर्फ वही करेगा, ठीक है, इसमें स्ट्रेंजर नहीं आएगा, इसमें वही जो मजबूत वाली पार्टी है वो करेगी। ऑननेस ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ, जिसने क्वेश्चन जिस पे एक्सरसाइज हुई है, यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे, मजलूम पे, और दूसरी तरफ बर्डन ऑफ प्रूफ जालिम पे है। रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स, एग्रीड पार्टी बेनिफिट्स रिस्टोर करेगी हर हाल में क्वेश्चन में, और अंडर इन्फ्लुएंस में पार्टी अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट में और मे नॉट रिस्टोर बेनिफिट्स, रिस्टोर कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। अंडर इन्फ्लुएंस समझ आया? इसका डिफरेंस समझ आया क्वेश्चन के साथ? डिफरेंस वाला टेबल तो खैर मतलब बड़ी कॉमन सी बात थी, लेकिन आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस समझ आ गया। क्रिमिनल लायबिलिटी, कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आपके ऊपर क्रिमिनल जिम्मेदारी आ जाती है। क्वेश्चन में आपने जो किया वो जुर्म है, और आपको अदालत में, चलो ये मामला तो साइड पे हो गया, आपको अदालत उस जुर्म पे पकड़ सकती है। लेकिन बाप ने बेटे को इमोशनल ब्लैकमेल किया, कॉन्ट्रैक्ट शायद कैंसिल हो जाए, लेकिन अदालत इस चीज़ पे सज़ा नहीं देगी, ये नहीं कहेगी कि आपने क्राइम किया है। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्राइम नहीं है, लेकिन कोर्शन क्राइम है। तो इस पर क्रिमिनल लायबिलिटी आ गई आपके ऊपर, क्या आपके ऊपर क्रिमिनल जिम्मेदारी आ गई, क्या आपने क्रिमिनल हरकत की है। कोर्शन जो है वो मतलब अगेन हम जिस मुल्क में बैठे हैं, यहाँ अगर केस अदालत में आएगा तो हम कहेंगे कि कोर्शन हुई है। ये इररिलेवेंट है कि कोर्शन कौन से मुल्क में हुई है, वहाँ का कानून क्या कहता था। हम कहेंगे पाकिस्तान का कानून किस चीज़ को कोर्शन कहता है। बात समझ आई? अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अंडर इन्फ्लुएंस हमें समझ आ गया। अब चलते हैं फ्रॉड की तरफ, जिसकी हमने पूरी डेफिनेशन देखनी थी, लेकिन वैसे तो मैंने पूरा फ्रॉड सोचा हुआ था, लेकिन आप लोगों ने रियल और अपेरेंट में क्या फ़र्क है, फाइनली काफ़ी अरसे बाद एक सवाल आ गया। तो भाईजान इधर इतनी देर तक सजा रहा यहाँ, ठीक है। रियल है असल अथॉरिटी, एक बंदे की दूसरे के ऊपर जो असल में अथॉरिटी है। मैंने अगर टैक्स नहीं अदा किया तो टैक्स ऑफिसर मेरे ऊपर पावर रखता है कि मेरे से टैक्स वसूल कर ले। अपेरेंट अथॉरिटी, मैंने अगर टैक्स दिया हुआ भी है तो भी जो टैक्स ऑफिसर है वो आके एवं ही मुझे कोई ना कोई शेक निकाल के तंग ज़रूर कर सकता है, ये उसकी रियल अथॉरिटी नहीं है, अपेरेंट अथॉरिटी नज़र आ रही है कि हाँ भाई वो मतलब। तो रियल अथॉरिटी वो है जो कानून के मुताबिक हो। अपेरेंट अथॉरिटी का मतलब है कि वो अथॉरिटी असल में नहीं है, लेकिन अलामती तौर पे वो अथॉरिटी है और वो आपके ऊपर पावर रखता है। जी, फ्रॉड किसे कहते हैं? फ्रॉड, धोखा। अगर एक पार्टी दूसरे के साथ कोई धोखा कर ले तो इसे कहते हैं फ्रॉड। हमारी किताब ने फ्रॉड की डेफिनेशन बताई तो उन्होंने 5 चीज़ों को कहा है कि ये 5 चीज़ों को हम फ्रॉड कहेंगे, 5 चीज़ों को फ्रॉड कहेंगे। नंबर 1, झूठ बोलना। एक बंदा जो जानता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो झूठ है, अगर वो दूसरे को वो झूठ बता के उसको कॉन्ट्रैक्ट में ले आए तो ये फ्रॉड कहलाएगा। इसे फॉल्स असर्शन कहते हैं। एक शख्स है, उसके पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी उसे पता है कि 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलती, और वो दूसरे को बेचते हुए कहता है कि ये गाड़ी ले जाओ, ये 7 लाख किलोमीटर चलती है। तो वो शख्स जैसे पता था कि वो दूसरे को एक ऐसी गाड़ी दे रहा है जो 3 लाख किलोमीटर से ऊपर नहीं चलती, और ये जानते हुए भी उसने उस 3 लाख किलोमीटर के बजाय उस गाड़ी को क्या कहा, 7 लाख किलोमीटर चलती है। तो ये जानते बूझते इरादतन किसी को झूठ बताया इसलिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाए, इसे हम कहेंगे फ्रॉड। फ्रॉड की एक किस्म है फॉल्स असर्शन। फॉल्स असर्शन लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है। द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। एक शख्स आपको एक झूठ को सच कहकर बयान करे जबकि वो शख्स भी जानता है कि ये वाला जुमला सच नहीं है। तो भाई सीधा ही सीधा बोल दो जब एक बंदा दूसरे से झूठ बोले, मगर जब एक बंदा दूसरे से सच ना बोले और ये जानता हो कि वो जो बोल रहा है वो सच नहीं है। सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, जब एक बंदा दूसरे को एक फैक्ट बताए विच इज नॉट ट्रू, जो सच ना हो, बाय वन, वो वाला बंदा हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, जो नहीं मानता कि वो सच है। जब एक शख्स दूसरे को कहे कि ये सच है जबकि वो खुद भी नहीं मानता कि ये सच है, तो इसको अगर आसान तर्जुमा करें तो जब एक बंदा दूसरे से झूठ बोले। तो अगर आप जानते बूझते किसी को एक स्टेटमेंट दें सच कह के और वो सच ना हो तो ये फॉल्स असर्शन कहलाएगा। क्लियर? फिर एम्प्टी प्रॉमिस, खोखला वादा।
एक बंदा आपसे प्रॉमिस करे इस इरादे से कि उसने ज़िंदगी में कभी भी इस प्रॉमिस को पूरा नहीं करना, लेकिन वो इसलिए कर दे कि आपके किसी तरह से बस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए जी, ये चीज़ खरीद लें, उसके बाद आप देखिएगा जब भी आपको आफ्टर सेल्स में कोई मसला होगा मैं आपको हर दफ़ा सर्विस प्रोवाइड करूँगा। ये वादा इस इरादे से कर रहा है कि उसने कभी भी ये काम नहीं करना। तो जब एक बंदा दूसरे से एक ऐसा वादा करे जो वादा करने वाले को खुद को पता हो कि मैं ये एम्प्टी प्रॉमिस कर रहा हूँ, झूठा वादा कर रहा हूँ, खोखला वादा कर रहा हूँ, तो ये फिर फ्रॉड होगा, यानी कि प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। फिर अगर कानून किसी चीज़ को, एक बंदे ने दूसरे के साथ एक हरकत की, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने दूसरे को एक चेक लिख के दे दिया और उस पर साइन गलत डाल दिए, अपनी तरह से वो शुगल कर रहा था, लेकिन कानून की नज़र में इस तरह का गलत चेक जब एक बंदा दूसरे को देता है तो वो फ्रॉड कहलाता है। कानून की नज़र में अगर आपने किसी शख्स के गलत पैसे को अपने पास महफूज रखा जबकि आप सही इंसान हैं, कानून कहता है आपने भी फ्रॉड किया। तो अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसको लॉ ने डिक्लेयर किया है कि फ्रॉड, तो वो भी फ्रॉड, यानी 5 में से कोई भी एक चीज़ होगी तो फ्रॉड होगा। आपने झूठ बोल दिया तो भी फ्रॉड, आपने झूठा वादा कर लिया तो भी फ्रॉड, आपने कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन किया जिसको लॉ ने स्पेसिफिकली कह दिया कि ये फ्रॉड है तो वो भी फ्रॉड। इन 3 के अलावा आपने कोई भी ऐसा एक्शन किया जो इन 5 की लिस्ट में नहीं आ रहा, लेकिन उस एक्शन का मकसद क्या था, फ्रॉड, धोखा देना, तो वो भी फ्रॉड में आएगा। उन्होंने सोचा कि कहीं बहुत ज़्यादा सियाने लोग ये 5 लाइनें पढ़ें और फिर कोई ऐसा फ्रॉड निकालें जो इन 5 में कवर ना हो रहा हो, तो इसलिए उन्होंने कह दिया एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी और एक्ट जिसका इरादा धोखा देने का हो तो वो भी फ्रॉड है। फिर एक खूबसूरत सा फ्रॉड होता है जिसमें आप खामोश रहते हैं। झूठ बोलना भी फ्रॉड है और सच को छुपाना भी फ्रॉड है। आपसे एक बंदा सच पूछता रहा और आपने उसे सच नहीं बताया। आपकी गाड़ी में मसला था, एक शख्स ने आपकी गाड़ी खरीदते हुए कहा इस गाड़ी में कोई मसला तो नहीं, और आप खामोश रहे। यहाँ खामोशी का क्या मतलब है कि मसला कोई नहीं है। तो कभी कभी खामोश रहना भी फ्रॉड है, कभी कभी कोई काम की इंफॉर्मेशन दूसरे बंदे को ना बताना भी फ्रॉड है। यानी कि हम कह रहे हैं कि कभी कभी एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट। आपको एक फैक्ट पता है और आपने वो फैक्ट जान के दूसरे से छुपा लिया, तो ये भी फ्रॉड है। ठीक है, अगर वो ना पूछता तो फिर क्या होता, यानी कि ये तो पूछने पे अब डिपेंड करता है दोनों पार्टीज का आपस में ताल्लुक क्या है। ए और बी दोनों सगे भाई हैं। बी ए से गाड़ी खरीद रहा है और ए को गाड़ी के मसले का पता है और बी ने पूछा ही नहीं उस मसले का, क्योंकि वो किससे गाड़ी खरीद रहा है, भाई से। पूछना बनता है, भरोसा है ना। तो ऐसे भरोसे के रिश्ते में जहां अगला बंदा खुद से सवाल नहीं पूछेगा ये जान के कि ये मेरे साथ धोखा नहीं करेगा, अब अगर ये खामोश रहता है तो ये फ्रॉड है। तो साइलेंस, खामोश रहना हमेशा फ्रॉड नहीं होता, लेकिन जहां रिश्ता ऐसा हो जहां खामोशी धोखा देगी दूसरे को, वो गलत है। और जहां एक्सप्रेसली पूछा गया हो, किसी बी ने किसी ए से पूछा हो कि हाँ भी जो तुम मुझे चीज़ बेच रहे हो उसमें ये मसला तो नहीं, अब खामोश रहने का क्या मतलब है, कोई मसला नहीं। यानी कि कभी कभी खामोशी बोलने के मुतरादिफ होती है। आप कहें कि सर वो इस दफ़ा का टेस्ट सैटरडे पे तो नहीं है, अगर है तो बताएं, और मैं खामोश रहूं, तो इसका मतलब ये है कि इस दफ़ा का टेस्ट सैटरडे पे नहीं है। अगर मैं खामोश रहूं तो मेरे खामोश रहने का एक मतलब है। तो अगर मैं एक ऐसी चीज़ पे, एक ऐसे सवाल पे खामोश रहूं जिसका कुछ मतलब निकलता हो और आपको उससे धोखा हो जाए और सैटरडे को अचानक से टेस्ट सामने आ जाए, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। आप कहेंगे हमारे साथ अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है, धोखा हुआ है। ठीक है, तो झूठ बोलना भी धोखा है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सैटरडे को टेस्ट होगा, क्योंकि ये मंडे हमारा रिजल्ट के चक्कर में बेचारा रुल जाएगा। रिजल्ट तकरीबन ट्यूसडे को है जी। मेरी क्लास में मंडे ट्यूसडे ऑफ होगा, 2 दिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे आने के बाद। ठीक है, तो रिजल्ट आने से पहले, क्योंकि होता ही है कि रिजल्ट से पिछले दिन लोग पढ़ नहीं पा रहे होते, जो मर्जी उनकी तरफ भेजो वो टकरा के वापस आ रहा हूँ। काम की बात तो सुन लें, कल इस पे बात कर लेंगे। ये आखिरी बात
जी टेस्ट इसलिए सैटरडे को रखा है कि मंडे को आप लोग साउंड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं होंगे। एट द टाइम ऑफ डूइंग टेस्ट आपकी मेंटल कैपेबिलिटी इस काबिल हो कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि वो टेस्ट क्या पूछ रहा है और आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो उस दिन मैं आपको ये तकलीफ नहीं दूंगा। अच्छा आप सैटरडे को एक दफ़ा टेस्ट देके फ्री हो जाएं, आपको बताओ कि अब अल्लाह अल्लाह करने के दिन आ गए, ठीक है, और बस अब ट्यूसडे की सुबह तक जो है वो इबादतें करनी है ताकि जो है वो रिजल्ट बेहतर हो। अच्छा जी इधर इधर आ जाए। खामोशी को हमेशा फ्रॉड कहेंगे? जैसे भाई ने कहा कि सर क्या खामोशी का मतलब फ्रॉड है? अगर उसने पूछा ही नहीं, खामोशी दो जगह फ्रॉड है। नंबर 1 जहां पूछा और खामोश रहना स्पीकिंग के बराबर हो, जहां खामोशी का मतलब हो, और नंबर 2 वहां खामोश रहना जहां पार्टीज के दरमियान एक फिड्यूशरी रिलेशन है, ट्रस्ट का रिलेशन। ओमिशन कोई चीज छुपा लेना, कोई चीज स्किप कर देना। Mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into contract is not fraud। खाली खामोश रहना किसी भी फैक्ट पे, मैं अगर एक बंदे को एक एसी बेच रहा हूँ, उस एसी में 10 फीचर्स हैं, उनमें से 2 फीचर्स पे मैं खामोश रहता हूँ, तो मैंने फ्रॉड नहीं किया। लेकिन अगर उसने मेरे से वो फीचर पूछा था और मैं खामोश रहा, अब फ्रॉड हुआ है। या मैं अपने भाई को दे रहा हूँ या अपने भरोसे वाले बंदे को दे रहा हूँ और मुझे पता है खराबी और मैंने उसको नहीं बताई, तो मैंने फ्रॉड किया है। तो उन्होंने कहा खाली खामोश रहना फ्रॉड नहीं है अनलेस सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट पार्टी स्टैंड इन अ, पार्टीज का आपस में भरोसे का रिश्ता हो, या साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू खामोशी बोलने के मुतरादिफ हो। ये कहाँ होती है? जहां खामोश रहने का कोई मतलब हो, जहां खामोशियां गुनगुनाने लगे, जहां आप खामोश रहें और उसका कोई ना कोई अपेरेंट मतलब हो। खामोशी की अपनी ज़बान होती है, खामोशी चीख चीख के बातें करती है। कभी कभी किसी बंदे ने आपसे कम्युनिकेट करना हो तो वो खामोश हो जाता है और आपकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहा होता। तो खामोशी, कई दफ़ा वालिदैन नाराज़ हो जाते हैं, वो खामोश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, आपसे बात नहीं करते, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो खामोशी की भी अपनी एक ज़बान है। तो ये 2 लाइनें समझ आई। जाहिर है अब आप लोग घड़ी को देख देख के बार बार परेशान हो रहे हैं, तो इस वक्त आप सुन तो पा नहीं रहे। तो डेफिनेशन और उसके साथ ये जो साइलेंस वाली बातें हैं ये आप लोगों ने पढ़ के आनी है। तो कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलते हैं।